हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के आज इलस्ट्रेशन स्टार्ट बेटा कर रहे हैं हम। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो फेराडेज के लॉ के अपने जो एक्सपेरिमेंट देखे थे उसके बेस पे है। ठीक है, तो दो कोइल है C1 और C2। ओके, यहाँ पे एक्चुअली C1 दिया हुआ है और इस कोइल है वो यहाँ पे C2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में आपको लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए यहाँ पे तो आप क्या करोगे? तो पहले तो फ्लक्स का चेंज होता है तभी क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। फ्लक्स का चेंज होता है तभी इसमें करंट इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है तभी डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, बट हमें लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए पहले तो फर्स्ट क्या करेंगे, वी कैन इंक्रीज, फर्स्ट है वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कोइल। अगर कोइल के हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो भी फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा और फ्लक्स लिंकेज जब बढ़ेगा तब इसमें करंट इतना ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा और इतना डिफ्लेक्शन हमें ग्रेटर मिलेगा। ओके, सेकंड है वी कैन हैव द टर्न्स ऑफ ए कोइल विद द ग्रेटर एरिया। वी कैन हैव टर्न्स ऑफ ए कोइल विथ ग्रेटर एरिया, मतलब कोइल का एरिया ज़्यादा होना चाहिए। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो भी फ्लक्स ग्रेटर होगा, जिससे भी डिफ्लेक्शन हमें ग्रेटर मिल सकता है। ठीक है, और थर्ड है इंक्रीज द स्पीड ऑफ, वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ बार मैग्नेट। स्पीड ऑफ कोइल, यहाँ पे देखो कोइल की स्पीड है तो स्पीड को अगर बढ़ाएंगे तो रिलेटिव मोशन इंक्रीज होगी, जिससे भी इसका डिफ्लेक्शन हाई हो सकता है। तो तीन यहाँ पे इसके ऑप्शन है। हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ अ इंड्यूस करंट इन एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ से आप निकाल दो, गैल्वेनोमीटर निकाल दो तो करंट का प्रेजेंस आप कैसे मेजर करोगे? तो यहाँ पे एक छोटा बल्ब लगा दो, तो बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल बल्ब ऑफ ए टॉर्च, टॉर्च का एक बल्ब जो होता है स्मॉल बल्ब वो यहाँ पे लगा दो, तो वो वहाँ पे ऑन होगा तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे करंट की प्रेजेंस है। ठीक है, नहीं होगा तो वहाँ पे करंट की प्रेशर नहीं होगी। है समझ में? तो गैल्वेनोमीटर का ऑप्शन है एक स्मॉल बल्ब। तो 6.1 यहाँ पे बेटा कंप्लीट करते, 6.2 देखते हैं। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप ABCD दे, उसकी साइड है मतलब L है अपनी 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर का? L स्क्वायर होगा। अभी 10 सेंटीमीटर का मीटर करो तो 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 का स्क्वायर बन जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास? 45, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 टेस्ला। ओके, और आपके पास और दिया है रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.17। तो इनिशियल जो एंगल होगा इसमें भी हमारे पास दो फ्लक्स होने चाहिए। तो पहला फ्लक्स लेते फर्स्ट φ1, फॉर्मूला क्या है? NB1A इंटू cos θ1। चलो फर्स्ट एंगल तो उन लोगों ने यहाँ पे दिया है डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इसके एग्जैक्टली बीच में से पास होगा, इसलिए एंगल कितना मिलेगा हमें? 45। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो तो नहीं दिए हुए, दैट मीन्स 1 टर्न लेंगे। चलो B1 के आपके पास कितना वैल्यू है? 0.1 है। एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया है 0.01 और यहाँ पे लिख दो cos 45। चलो 0.1 और 0.01, cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी? √2। ओके, चलो φ1 आपको मिल गया कितना? तो 7.071 इंटू 10⁻⁴ वेबर जितना आपको φ1 मिल जाएगा।
ठीक है। चलो phi2 सेकंड कोइल की जो इन लोगों ने पोजीशन दी है वो ऐसा बोला है, वो कौन सी डायरेक्ट 0.7 सेकंड में वो स्टेडी स्टेट हो जाती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0। अगर मान लो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, ये cos θ2, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो ओवरऑल फ्लक्स क्या बन जाएगा, 0। चलो अभी ईएमएफ का फॉर्मूला आप जानते हो, माइनस क्या है, डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, चलो अभी माइनस फाई यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड आप कंसीडर करो तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, और यहाँ पे ये तो 0 है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं phi2 माइनस phi1 और डिवाइड बाय डेल्टा टी। चलो माइनस phi2 है 0, phi1 की वैल्यू 7.071 इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है, 0.7 है, ठीक है। तो इसका बेटा यूज़ करेंगे, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 10⁻³ वोल्ट। तो ईएमएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, E डिवाइड बाय R। E है 10⁻³ और उसकी वैल्यू है 0.5, सो दैट 2 इंटू 10⁻³ मिलेगा, जिसको हम 2 मिली ओम बोल सकते हैं। आया समझ में? तो 2 मिली ओम इसमें, सॉरी 2 मिली एम्पियर, क्या आएगा, 2 मिली एम्पियर आंसर आएगा। यहाँ पे आई करंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए। डन। चलो तो 6.2 कंप्लीट करते हैं। 6.3 भी सेम यही फॉर्मूला के बेस है, ठीक है। तो आप अपने आप कर सकते हो। तो 6.3 आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। चलो 6.4 करते हैं। 6.4 में आपको डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं। फिगर शोज द प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट ऑफ or into the region of the magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader and determine the direction of induced current in each loop using the Lenz law। तो देखो 1, 2 और 3 लूप्स आपको दी है। पहली है ABCD लूप, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की साइड आ रही है। तो याद रखो, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की साइड अगर कोई लूप आती है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं एज ABCD लूप इज इंसर्टेड टोवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीज्ड। और आप जानते हो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो उसका करंट होता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट का ओपोज करता है। ओपोज मतलब यहाँ पे जो करंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ओपोज करता है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इंड्यूस्ड करंट will be in anti-clockwise direction, ठीक है। चलो बी नंबर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से लीव कर रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो डायरेक्ट अभी लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीज्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज मतलब ए सी बी और ए डायरेक्शन में होगा। इसमें कौन से डायरेक्शन में होगा, ABCD में। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख देते हैं। चलो सी नंबर, इसको लीव कर रहा है, अगेन इसके जैसा ही सेम। तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीज्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, ए बी सी डी ए डायरेक्शन में, तो ए बी सी डी ए डायरेक्शन में आया समझ में। अंदर की साइड तो फ्लक्स इंक्रीज तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर के डायरेक्शन में फ्लक्स डिक्रीज तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो एग्जाम्पल नंबर 6.5, A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and the south poles of two permanent magnets held fixed. Can we hope to generate the current in the loop by using the very strong magnets? अगर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में आपने कोई लूप रखी है, स्टेडी है, स्टेशनरी है लूप, तो आप ये सोच सकते हो कि इसमें से करंट इंड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, कैन वी होप टू जनरेट द करंट? No, we can't hope of producing an electric current, producing current just because of no change in मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में ही चेंज नहीं होता है तो करंट कैसे इंड्यूस्ड होगा? ठीक है, वैसे ही सेम बी में है, ए क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटर, इज अ करंट इंड्यूस इन द लूप। फर्स्ट केस में दिया है व्हेन इट इज वॉली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो दो ऑप्शन दिए हैं। अगर किसी लूप को अपने कैपेसिटर के बीच में रखा है, उसमें भी दो ऑप्शन है, एक तो पूरा इंसर्ट कर दिया है और दूसरा पार्शियली इंसर्ट है और पार्शियली बाहर की साइड है, इनसाइड और आउटसाइड, तो इसमें करंट जनरेट हो सकता है। बट याद रखो कैपेसिटर की जब भी बेटा बात आती है तब तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो ऑलवेज करंट किससे इंड्यूस्ड होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स से, ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये लूप है, करंट is induced only when the magnetic flux is present, but here the electric field is present, electric flux is present। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से नहीं होता, ऑलवेज मैग्नेटिक फ्लक्स से ही होता है, तो इस केस में भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप्स, रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप। देखो एक रेक्टेंगुलर है, दूसरी यहाँ पे सर्कुलर लूप है, आर मूविंग out of a uniform magnetic field region to a field free region with a constant velocity v, in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the region and the field is normal to the loops। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कौन सी लूप में सोच सकते हो कि इंड्यूस्ड EMF कांस्टेंट होगा? तो देखो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ रही है और जस्ट यहाँ पे एंटर हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, उसमें कांस्टेंट EMF होगा फॉर रेक्टेंगुलर लूप, कांस्टेंट EMF इज पॉसिबल। बट इन सर्कुलर लूप, देखो सर्कुलर लूप तो यहाँ से ही बाहर निकल रही है, उसके बाद तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं,
तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है उसके लिए पॉसिबल है, तो इसके लिए पॉसिबल है जस्ट बिकॉज इट इज एंटरिंग द अनदर मैग्नेटिक फील्ड, तो रेक्टेंगल लूप के लिए पॉसिबल है। और डी नंबर में दिया है कि अगर दो मैग्नेट के बीच में आप कोई एक लूप रखते हो और यहाँ पे कैपेसिटर रखते हो तो उसकी पोलैरिटी बताओ ए और बी की, दो प्लेट्स की। तो व्हेन two magnets are closer to the loops, ठीक है, तो करंट इंड्यूस्ड इन लूप is clockwise, so plate A becomes positive and B becomes negative, तो A प्लस बनेगी और B क्या बनेगी बेटा, माइनस बन जाएगी। चलो लास्ट सम देखते हैं आज का। तो 6.6 क्लियर हो जाएगा, तो याद रखो उसके बाद 6.7 भी आपको अपने आप ही करना है, ठीक है, सेम ही है, दोनों में सेम फॉर्मूला है। ये मेटालिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। देखो एक रोड है मेटालिक रोड और 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है, तो एक रिवोल्यूशन होता है तो कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। जैसे 50 है तो 2 पाई इंटू 50 हो गया। उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 1 टेस्ला का, तो व्हाट इज़ द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग। मेटालिक रिंग और सेंटर के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके चलो, अभी ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास है BVL, ओके, बट स्मॉल ईएमएफ जब लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे जब लेते हैं तो स्मॉल ईएमएफ होता है, तो ये BV इंटू यहाँ पे DR, स्मॉल r लिख सकते हैं, DR जितना EMF, ठीक है। बट हमें टोटल EMF अगर लेना हो तो टोटल EMF कितना होगा, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से R और DE। 0 से R मतलब पूरी यहाँ पे उसकी रेडियस कवर हो जाएगी। चलो 0 से R, DE की जगह पे हमने लिया BV इंटू हो गया DR। अभी v की जगह पे हम एक फॉर्मूला था हमारे पास रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा रख सकते हैं, तो 0 से r b r ओमेगा इंटू डी आर। चलो b ओमेगा निकाल दिया कॉमन, 0 से r हो गया r इंटू डी आर। चलो b ओमेगा r है उसका एक पावर इंक्रीज होगा और इंक्रीज पावर नीचे, 0 से r यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे r यहाँ पे लगा दिया, तो b ओमेगा r स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी तो ये फॉर्मूला आया। अभी b की वैल्यू भी है, ओमेगा की वैल्यू भी है और r भी दिया हुआ है, ये वैल्यू रखो, सीधा आंसर आपके सामने। सेम एज इट इज 6.7 भी यही फॉर्मूला के बेस है जो आप होमवर्क में कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।